देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था, उल्टा वो उसके खिलाफ थे। विद प्रूफ बताऊंगा सब कुछ। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने एक्चुअली में रियलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, और ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन बी आर अम्बेडकर जी थे, उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। 16 मई 1946 को कैबिनेट ने डिसाइड किया कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। फिर बात उठी कि इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आ जाता है कि मेरे को भी इसका मेंबर बनना है। तो उसके लिए इलेक्शंस कराए गए और जुलाई 1946 तक इन इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ गए, जिसमें 296 मेंबर्स अनडिवाइडेड इंडिया से लिए गए और 93 मेंबर जो हैं वो इंडियन स्टेट से लिए गए। उसको कुछ दिनों बाद यानी 11 जुलाई को बेनेगल नरसिंह राव को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर बना दिया गया। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आगे याद रखना। फिर से उसी तरीके से 11 दिसंबर को 1946 में राजेंद्र प्रसाद जी को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया। देश के प्रेसिडेंट भी बने थे वो, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ही बात चल रही है। और फिर शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का असली काम। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को, जिस पे हमारा जो संविधान है वो आधारित होगा, जिसको आज के टाइम पर हम लोग प्रीएम्बल की तरह जानते हैं, द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही मीनिंगफुल और स्ट्रक्चर्ड वे से बनाने के लिए 22 कमिटीज बनाई, यानी कि एक तरीके से अपने अंदर काम करने के लिए 22 टीम्स बनाई, जिसमें लैंग्वेज कमेटी थी जिसके चेयरमैन सत्यनारायण जी थे, स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जिन दोनों के ही चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी थे, और उसी तरीके से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर जी। अभी जितनी भी कमिटीज थी इनका बहुत ही फिक्स्ड और अलग अलग काम बटा हुआ था, और सबने मिलकर अपनी अपनी स्टडीज की और अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और ये जो रिपोर्ट्स आई इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन शुरू हुए, और उन डिबेट्स और डिस्कशंस को खत्म होने के बाद बी एन राव जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। और इसी ड्राफ्ट को बी एन राव जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा था। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी का स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कुछ काम था नहीं, अब इनका काम शुरू हुआ। और इनका काम पहले से ये निर्धारित था कि इन्हें जो भी ड्राफ्ट बनाया जाएगा उसकी स्क्रूटिनी करेंगे, यानी कि उसका सूक्ष्म परीक्षण करेंगे कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं, क्या सुधार आने चाहिए, वो सब चीजें करेंगे। और जैसा मैंने पहले ही बताया, इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर जी। अब आगे देखना, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने वो परीक्षण करना शुरू कर दिया और अपने हिसाब से बेस्ट चेंजेस करने के बाद उन्होंने वापस से वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को वापस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सौंप दिया कि अब आप देख लो, हमने चेंजेस कर दिए हैं एंड यू सी कि इसमें क्या और चेंजेस होने हैं या फिर नहीं होने हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट को दिया था, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी को ही दिया था। फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस रिवाइज्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को हर जगह बंटवा दिया, सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, आम जनता के बीच, हर जगह पे। और हर जगह से तरह तरह के सजेशंस, क्रिटिसिज्म्स, क्वेश्चंस, आंसर्स, तरह तरह की चीजें आने लगी, जिनको कंसिडर किया गया। और कंसिडर करने के बाद एक स्पेशल टीम बनाई गई उन चेंजेस को अप्लाई करने के लिए। और 26 अक्टूबर 1948 यानी कि करीबन 8 महीने बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट में सभी तरीके के चेंजेस और अमेंडमेंट्स कर दिए और उसे वापस से प्रिंट किया, जिसके बाद ये ड्राफ्ट सेकंड रीडिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाता है। और पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे ज्यादा हैवी डिबेट्स इसी दौरान हुई थी, क्योंकि इस बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हर एक आर्टिकल को, हर एक क्लॉज को बहुत ही बारीकी से डिस्कस कर रही थी। फिर वापस से बहुत ही स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हुए, बहुत ही स्पेसिफिक आर्टिकल्स को हटाया गया, जोड़ा गया, बट जो मेजोरिटी अमेंडमेंट्स थी उनको रिजेक्ट कर दिया था। और 17 अक्टूबर 1949 को ये सब चीजें भी खत्म हो जाती हैं, और जो भी डिस्कशंस और चेंजेस इस दौरान हुए थे उनको ध्यान में रखते हुए एक नया ड्राफ्ट बनाया जाता है वापस से, जिसमें मेनली आर्टिकल्स के नंबर को रीअरेंज करना, लैंग्वेज में माइनर चेंजेस करना, क्लॉजेस को हटाना और बढ़ाना, ये सब चीजें शामिल थी। और फिर जब ये ड्राफ्ट आया तो अब इसको वापस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया थर्ड रीडिंग के लिए। और इस बार ज्यादा चेंजेस की बातें हुई नहीं, लोग एज अ होल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपनी जनरल कमेंट्स प्रेजेंट कर रहे थे। किसी को ये बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ लोग इसे अभी भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। और फिर 26 नवंबर 1949 को ये थर्ड रीडिंग भी खत्म हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोशन के फेवर में वोट करती है। और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन करते हैं, और फिर 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो जाता है। अब अगर तुम्हें भी लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे बस अंबेडकर जी का ही हाथ था, तो यू हैव द डिटेल्स नाउ। और उससे भी बड़ी चीज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप एक बार खुद अंबेडकर जी के शब्दों को ही सुन लो। ये स्क्रीनशॉट है सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर वेबसाइट से, और ये है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड किताब से, जो कि अरुण शौरी जी ने लिखी है। दोनों में एग्जैक्टली एक ही बात लिखी है कि उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग जब लोग उन्हें कहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हो, जिस पर उनका जवाब होता है कि वो तो केवल एक हैक थे, और उनको जो वो काम सौंपा गया था वो काम पूरा कर रहे थे, वो भी अपनी मर्जी के खिलाफ, यानी कि वो चाहते नहीं थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करें, लेकिन फिर भी जो काम उन्हें सौंपा गया था उन्हें वो पूरा करना पड़ा।